के इस गहरे विश्लेषण में सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज हम जिस स्रोत सामग्री पर बात करने वाले हैं ना, वो हमारे देश के पूरे प्रशासन को चलाती है। हाँ, और देखिए काफी लोग इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं। बिल्कुल। आज हम भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आज का हमारा मिशन सिर्फ फैक्ट्स पढ़ना नहीं है। एकदम सही। हम इन कॉन्सेप्ट्स को आज दिमाग में हमेशा के लिए लॉक करने वाले हैं। हाँ, क्योंकि रट्टा मारने से कुछ याद नहीं रहता। एक एक्सपर्ट प्रोफेसर और मेमोरी कोच की अप्रोच के साथ हम इसको लॉजिकली समझेंगे। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। और जैसा कि आपने कहा, रट्टा नहीं मारना है। आज हम इन कानूनी तथ्यों को ना एक पजल की तरह सॉल्व करेंगे। बिल्कुल। हर कानून के पीछे एक लॉजिक होता है। सही बात है। तो सबसे पहले बिग पिक्चर की बात करते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। असली पावर आखिर किसके पास है? स्रोत सामग्री में आर्टिकल 73 और 74 का काफी जिक्र है। आर्टिकल 73 जो संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार की बात करता है, और आर्टिकल 74 जिसमें मंत्री परिषद का उल्लेख है। इन दोनों को अगर जोड़कर देखें तो काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं। यानी जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में से पावरफुल कौन है। वही तो। देखिए, राष्ट्रपति निर्वाचित जरूर होते हैं, देश के प्रमुख हैं, लेकिन जो वास्तविक शक्ति यानी रियल पावर है ना, वो प्रधानमंत्री के पास ही होती है। जो सरकार के मुखिया होते हैं। बिल्कुल। आर्टिकल 74 साफ कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और राष्ट्रपति उसी सलाह के अनुसार काम करेंगे। मतलब वो अपनी मर्जी से अकेले फैसले नहीं ले सकते। नहीं ले सकते। इसको एक विजुअल इमेजिनेशन से समझते हैं। मान लीजिए राष्ट्रपति एक गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पर बैठे हैं, पर गाड़ी किस रास्ते पर जाएगी ये मंत्री परिषद तय करती है। ये काफी अच्छा उदाहरण है, पर इसमें एक ट्विस्ट भी तो आया था ना बाद में, 44th अमेंडमेंट वाला। स्रोत सामग्री में इसका बहुत इंटरेस्टिंग लॉजिक दिया गया है। हाँ, 44 संविधान संशोधन, ये एक तरह का सेफ्टी वाल्व है। इसे सुनने वाले एक वन टाइम रिटर्न टिकट की तरह याद रख सकते हैं। वन टाइम रिटर्न टिकट मतलब? देखिए, अगर मंत्री परिषद ने कोई सलाह दी और राष्ट्रपति को लगता है कि इस पर दोबारा सोचना चाहिए, तो वो उस फाइल को एक बार वापस लौटा सकते हैं। एक बार वापस भेज सकते हैं? हाँ, लेकिन सिर्फ एक बार। अगर मंत्री परिषद वही सलाह दोबारा भेज दे, तो अब राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य हैं, बाउंड हैं। अच्छा, तो शक्ति आखिर में वही मंत्री परिषद के पास ही आकर रुकती है। वैसे यहाँ ट्रिविया के तौर पर याद दिला दूं कि पूरे संविधान में कैबिनेट शब्द शुरू में था ही नहीं। सही कहा, ये बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप है। हाँ, आर्टिकल 352 क्लॉज 3 में बाद में कैबिनेट शब्द जोड़ा गया। लोग मंत्रिपरिषद और कैबिनेट को एक ही समझ लेते हैं, जबकि दोनों अलग हैं। मंत्रिपरिषद एक बड़ा दायरा है जिसमें प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री सब शामिल होते हैं। कैबिनेट उस बड़े दायरे के अंदर का छोटा और सबसे पावरफुल कोर ग्रुप है, जो सारे बड़े फैसले लेता है। तो यहाँ एक छोटा सा पॉज लेते हैं, 30 सेकंड का मेंटल रिवीजन कर लेते हैं ताकि सुनने वालों को सब क्लियर रहे। बिल्कुल। तो हमने देखा आर्टिकल 74 मतलब मंत्री परिषद, वास्तविक शक्ति पीएम के पास, और 44th अमेंडमेंट मतलब राष्ट्रपति का वन टाइम रिटर्न टिकट। इसको दिमाग में फिक्स कर लीजिए। पर आर्टिकल 75 की तरफ चलते हैं। आखिर ये प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति होती कैसे है? आर्टिकल 75 इस पूरे सिस्टम का हार्ट है। आर्टिकल 75 क्लॉज 1 कहता है कि राष्ट्रपति पीएम की नियुक्ति करते हैं, पर यहाँ अपनी मर्जी नहीं चलती। हाँ, वो उसी को पीएम बनाएंगे जो लोकसभा में बहुमत यानी मेजॉरिटी दल का नेता हो। एकदम सही। और अगर किसी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, तब क्या होगा? तब राष्ट्रपति अपने हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी या कोalition के नेता को बुलाते हैं। पर उन्हें 1 महीने के अंदर अपना बहुमत साबित करना होता है सदन में। बिल्कुल। और पीएम तय होने के बाद बाकी मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ पीएम की सलाह पर होता है। यानी प्रधानमंत्री अपनी टीम खुद चुनते हैं। हाँ, लेकिन इस टीम के साइज को लेकर पहले बड़ी परेशानी थी। लोग जंबो कैबिनेट बना देते थे सबको खुश रखने के लिए, जिसे रोकने के लिए 91st अमेंडमेंट लाया गया है। एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक है ये। सही पकड़ा है आपने। 91st अमेंडमेंट लाया गया और एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लगा दिया गया। मंत्रिपरिषद की टोटल संख्या लोकसभा के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। और इसमें एक और सरप्राइज एलिमेंट है जो स्रोत सामग्री दिखाती है। दिल्ली के मामले में ये रूल अलग है। हाँ, 69th अमेंडमेंट के तहत दिल्ली में ये लिमिट सिर्फ 10% है। ये एक्सेप्शन बहुत बार पूछा जाता है। और साथ ही दल बदल वाला रूल भी इसी में आता है ना, आर्टिकल 75 क्लॉज 1B। बिल्कुल। 10th शेड्यूल, अगर कोई सदस्य दल बदल का दोषी पाया जाता है और अयोग्य घोषित होता है, तो वो सीधे तौर पर मंत्री बनने के लिए भी अयोग्य हो जाएगा। बैकडोर से एंट्री नहीं मिल सकती।
ये काफी स्ट्रिक्ट और जरूरी रूल है। अब आर्टिकल 75 क्लॉज 2 और 3 पर आते हैं, जो सुनने में थोड़े टेक्निकल है, पर इनका लॉजिक बड़ा सॉलिड है। हाँ, देखिए 75 क्लॉज 2 कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी प्लेजर पर पद धारण करते हैं। मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहें, पर असलियत में तो जब तक पीएम चाहें, क्योंकि सलाह तो उन्हीं की होती है। एकदम सही। इंडिविजुअल लेवल पर ये रूल है, पर जब हम कलेक्टिव लेवल की बात करते हैं तो 75 क्लॉज 3 आता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसे सामूहिक उत्तरदायित्व कहते हैं, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। इसे एक नाव की तरह इमेजिन कीजिए। सारे मंत्री एक ही नाव में बैठे हैं। अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो नाव डूब जाएगी। और सारे मंत्रियों को एक साथ इस्तीफा देना पड़ेगा। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं तो इस फैसले के खिलाफ था। वी स्विम टुगेदर, वी सिंक टुगेदर। वही तो। इसके बाद 75 क्लॉज 4 और 6 आते हैं, जिसमें शपथ और सैलरी की बात है। शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और सैलरी संसद तय करती है। पर इन सब में मुझे 75 क्लॉज 5 का जो 6 महीने वाला रूल है, वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। हाँ, ये एक कानूनी छूट है। अगर कोई व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है, वो चुनाव हार गया है या लड़ाई नहीं है, तब भी उसे मंत्री बनाया जा सकता है। पर उसे 6 महीने के अंदर किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी होगी, बाई इलेक्शन जीतकर या राज्यसभा के जरिए। बिल्कुल, ताकि आम जनता का प्रतिनिधित्व बना रहे। इस पर मेरी एक क्यूरियोसिटी है, क्या प्रधानमंत्री किसी भी सदन का हो सकता है, जैसे ब्रिटेन में आमतौर पर हाउस ऑफ कॉमन से ही होते हैं? भारत में ऐसा नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री किसी भी सदन का हो सकता है, लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी। इसे थोड़ा विजुअल हिस्ट्री के साथ समझते हैं। स्रोत सामग्री में कुछ काफी अच्छे उदाहरण हैं। हाँ, जैसे इंदिरा गांधी जब पहली बार पीएम बनी थी तो वो राज्यसभा की सदस्य थी। उसके बाद एच.डी. देवेगौड़ा और मनमोहन सिंह, ये तीनों राज्यसभा के सदस्य होते हुए देश के प्रधानमंत्री बने। तो रोल ये है कि बस पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए, लेकिन पीएम हमेशा लीडर ऑफ द हाउस यानी सदन का नेता कहलाता है। सही कहा। अब आते हैं इस पूरे टॉपिक के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर, लिंचपिन और डेरिवेशन मोड। Here's where it gets really interesting. आर्टिकल 77 और 78 की बात करते हैं। देखिए, आर्टिकल 77 कहता है कि मंत्रियों के बीच काम का बंटवारा राष्ट्रपति करते हैं। सरकार के सारे काम राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। पर फिर आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा कर्तव्य सामने आता है। हाँ, कि वो राष्ट्रपति को सूचित करें। सरकार क्या फैसले ले रही है, कौन से कानून बन रहे हैं, इन सब की जानकारी राष्ट्रपति को देना पीएम का फर्ज है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में पंडित नेहरू का एक बहुत मशहूर कोट याद आता है, जो स्रोत सामग्री में दिया गया है। पीएम इज द लिंचपिन ऑफ गवर्नमेंट। सरकार की धुरी, एक ऐसी धुरी जो राष्ट्रपति और मंत्री परिषद को जोड़कर रखती है। अब देखिए, जो चीजें हमने अब तक पढ़ी हैं सेंटर के लिए, उन्हें रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है स्टेट के लिए। यही मैजिक फॉर्मूला है आज का, डेरिवेशन ट्रिक। हम पार्ट 5 को पार्ट 6 में यानी यूनियन को स्टेट में कैसे बदलें बिना रटे। सुनने वाले ध्यान से इस ट्रिक को सुने। सेंटर में जो रोल राष्ट्रपति का है, स्टेट में वही रोल गवर्नर यानी राज्यपाल का होता है। और सेंटर में पीएम है तो स्टेट में चीफ मिनिस्टर हो गए। बिल्कुल। और कानूनी सलाहकार जो सेंटर में महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल होते हैं आर्टिकल 76 में, वो स्टेट में महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल बन जाते हैं आर्टिकल 165 में। एकदम सही। लेकिन यहाँ एक क्रॉस लगा लीजिए अपने दिमाग में। उपराष्ट्रपति का स्टेट में कोई समकक्ष नहीं होता। हाँ, वहाँ कोई डेप्यूटी गवर्नर जैसी पोस्ट नहीं होती। और इसका एक नंबर मैचिंग पैटर्न भी है ना? हाँ, ये एक जबरदस्त पैटर्न है। अब ज्यादातर सेंटर के आर्टिकल्स में नवासी जोड़ दीजिए। जैसे आर्टिकल 74 मंत्री परिषद थी, उसमें नवासी जोड़िए, बन गया 163। ये स्टेट की मंत्री परिषद है। वाओ, ये तो बहुत लॉजिकल है। आर्टिकल 75 में पीएम थे, 89 जोड़ा तो 164 बन गया, जिसमें सीएम है। सही पकड़ा। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल है तो 165 एडवोकेट जनरल है। 77 काम का बंटवारा था, यहाँ 166 हो गया। और 78 में पीएम की ड्यूटी थी तो 167 में सीएम की ड्यूटी हो गई। इसे कहते हैं असली डेरिवेशन। एक बार सेंटर समझ लिया तो स्टेट अपने आप डिराइव हो गया। लेकिन एक एग्जाम ट्रैप है जहां लोग फंस जाते हैं, मंत्रियों की मिनिमम लिमिट को लेकर। हाँ, लोकसभा में तो सिर्फ मैक्सिमम लिमिट है 15% की, मिनिमम की कोई लिमिट नहीं। पर विधानसभा यानी स्टेट के मामले में मिनिमम लिमिट तय की गई है। किसी भी स्टेट में सीएम सहित कम से कम 12 मंत्री होने ही चाहिए, चाहे स्टेट कितना भी छोटा क्यों ना हो। ये पॉइंट जरूर नोट करने वाला है। तो चलिए अब स्टेट लेवल पर थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। अब गवर्नर यानी राज्यपाल के मैकेनिज्म को
वही विजुअल मैथ से समझते हैं। आर्टिकल 52 से 60 राष्ट्रपति के लिए थे और 153 से 159 राज्यपाल के लिए हैं। आर्टिकल 52 कहता था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो आर्टिकल 153 कहेगा कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। बिल्कुल, पर इसमें 1956 के 7th अमेंडमेंट ने एक प्रैक्टिकल ट्विस्ट डाल दिया था। हाँ, कि एक ही व्यक्ति दो या दो से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल भी बन सकता है। हमने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा भी है ऐसा काफी बार। सही बात है। फिर आते हैं 154 पर, जो स्टेट की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित करता है, और 155 है उनकी नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति तो सीधे राष्ट्रपति करते हैं, इनका कोई चुनाव नहीं होता। वही तो, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी उनके प्लेजर पर पद धारण करते हैं, जो आर्टिकल 156 में दिया है इनके कार्यकाल के बारे में। योग्यताओं के लिए आर्टिकल 157 बहुत सिंपल है। भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और 158 में कुछ शर्तें हैं, जैसे किसी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। पर अब आता है सबसे फैसिनेटिंग पॉइंट। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि शपथ कौन दिलाता है? हाँ, आर्टिकल 159 की शपथ। नियुक्ति भले ही राष्ट्रपति करते हैं, पर शपथ राष्ट्रपति नहीं दिलाते। ये बहुत बड़ा ट्रैप है। राज्यपाल को शपथ उस स्टेट के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ये बैलेंस ऑफ पावर का बहुत सुंदर उदाहरण है। स्टेट लेवल पे एक चेक एंड बैलेंस। बिल्कुल, और इसके आगे 160 आकस्मिक परिस्थितियों के लिए है। 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां हैं। पर वो सजाए मौत को पूरी तरह से माफ नहीं कर सकते। वो शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। सही बात है। और आर्टिकल 162 स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर के विस्तार की बात करता है। एक और पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है वो ये कि गवर्नर का पद सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन कोई एम्प्लॉयमेंट या नौकरी नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और इनका वेतन संसद तय करती है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल मैप को समझने के बाद थोड़ा हिस्टोरिकल स्टोरी टेलिंग पर आते हैं। हाँ, क्योंकि स्रोत सामग्री में कुछ ऐसे फर्स्ट्स और टाइमलाइन ट्रिक्स हैं जो एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। बिल्कुल, जैसे दुनिया की किसी भी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री। वो हैं सिरिमाबो बंदरनायके। 1960 में वो श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। इस लिस्ट में 1975 का भी एक रेफरेंस आता है, पर मूल रूप से उनका आगमन 1960 का ही एक बड़ा मील का पत्थर था। और अगर हम अपने देश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री की बात करें, वो हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी का कार्यकाल लगभग 16 साल और 286 दिन का था, सबसे लंबा। और इसके बिल्कुल उलट सबसे छोटा कार्यकाल एग्जैक्ट 13 दिन का कार्यकाल था अटल बिहारी वाजपेयी जी का 1996 में। वाह, 16 साल से सीधा 13 दिन। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट था HD देवेगौड़ा जी के बारे में। हाँ, वो एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो उससे पहले कभी किसी सेंट्रल कैबिनेट में मंत्री बने ही नहीं थे, सीधा PM बने। और इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री वो थे मोरारजी देसाई। उन्होंने 1979 में इस्तीफा दिया था और उनकी जगह ली थी चौधरी चरण सिंह ने। और इसी दौरान एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी ना। हाँ, 1978-80 का रोलिंग प्लान आया था। जनता पार्टी की सरकार ने इसको लागू किया था 5 ईयर प्लान को मॉडिफाई करने के लिए। ये हिस्टोरिकल टाइमलाइन चीजों को बहुत अच्छे से लिंक करती है। एक फर्स्ट कैबिनेट मेमोरी वॉक भी करवा दीजिए ना, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री। चलिए करते हैं। JL नेहरू तो प्रधानमंत्री थे ही, साथ में विदेश और राष्ट्रमंडल मामले भी उन्हीं के पास थे। और कानून जैसी जटिल चीज के लिए थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। बिल्कुल, सरदार पटेल जी देश को एक कर रहे थे तो गृह मंत्रालय और सूचना प्रसारण उनके पास था। राजेंद्र प्रसाद जी के पास खाद्य और कृषि था। और हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। हाँ, रेलवे मिला जॉन मथाई को और वित्ता यानी फाइनेंस मिला RK शनमुखम शेट्टी को, जिन्होंने पहला बजट पेश किया था। जगजीवन राम जी थे श्रम मंत्री। और यहाँ एक ट्रिक है, सरदार बलदेव सिंह। इनके नाम में ही बल है, तो इनको कौन सा मंत्रालय मिलना चाहिए? रक्षा मंत्रालय मिलेगा। एकदम सही ट्रिक। और इस पूरी कैबिनेट में एकमात्र महिला मंत्री थी राजकुमारी अमृत कौर, जिन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय संभाला था। उन्हीं की कोशिशों से एम्स जैसा संस्थान बन पाया। बिल्कुल, इसे कहते हैं कहानियों और ट्रिक्स के साथ चीजों को याद रखना। तो इस सब का निचोड़ क्या निकला? एग्जामिनर्स कहाँ फंसाएंगे हमारे सुनने वालों को? थोड़ा एग्जाम मास्टरी मोड में आते हैं। देखिए, एग्जामिनर्स हमेशा एक्सेप्शंस और लिमिट्स में फंसाते हैं। मेरी चेकलिस्ट सुनिए। पहला, 91st वर्सेस 69th अमेंडमेंट। सेंटर और आर्म स्टेट्स में लिमिट 15% है, पर दिल्ली में 10% है। और स्टेट्स में मिनिमम 12 मंत्री होने चाहिए। ये नंबर गेम बहुत जरूरी है। दूसरा सबसे बड़ा ट्रैप है शपथ। PM को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, पर गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति करने के बावजूद उन्हें शपथ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाते हैं।
ये पॉइंट तो गलत होना ही नहीं चाहिए। और तीसरा है 10th शेड्यूल, दल बदल का नियम आपको मंत्री बनने से भी अयोग्य ठहराता है। बैकडोर एंट्री अलाउड नहीं है। ग्रेट। चलिए अब इस पूरे एनालिसिस का एक 1 मिनट मेंटल मैप रिकैप ले लेते हैं ताकि सुनने वालों का कॉन्फिडेंस 90% से ऊपर चला जाए। डन। आंखें बंद कीजिए और सुनिए। आर्टिकल 74 मंत्री परिषद, 75 पीएम की नियुक्ति, 44th अमेंडमेंट से राष्ट्रपति का एक बार का रिटर्न टिकट, 91st अमेंडमेंट से 15% लिमिट, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकसभा के प्रति, आर्टिकल 78 में पीएम का धुरी या लिंच पिन होना, और डेरिवेशन लॉजिक मत भूलिए। हाँ, प्लस 89 वाला फॉर्मूला, 74 से 163, 75 से 164, सेंटर की कार्यपालिका स्टेट में शिफ्ट हो गई। आर्टिकल 153 में गवर्नर का पद, उन्हें 155 में राष्ट्रपति चुनते हैं पर 159 में HCCJ शपथ दिलाते हैं। इन कानूनों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे भी यही लगता है। जब लॉजिक क्लियर हो तो मेमोरी अपने आप काम करती है। बिल्कुल। तो इस सफर को रैप अप करते हैं, पर इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं हमारे सभी सुनने वालों के लिए एक सोचने वाला मुद्दा छोड़ना चाहती हूँ। जरूर। क्या मुद्दा है? स्रोत सामग्री को देखें तो यदि राष्ट्रपति केवल मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं और वो उसे सिर्फ एक बार लौटा सकते हैं, जो हमने 44th अमेंडमेंट में देखा, तो सोचिए एक इतने बड़े लोकतंत्र में ये एक बार की देरी का मैकेनिज्म कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। काफी डीप है ये। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि क्या असल शक्ति का केंद्रीकरण सिर्फ पीएम और उनकी कैबिनेट में ही है, या फिर संविधान निर्माताओं ने डिले के रूप में एक ऐसी शक्ति दी है जो जल्दबाजी में लिए गए किसी गलत कानून को देश के सामने बेनकाब कर सकती है। एकदम। समटाइम्स डिले इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। सही कहा। इस नए नजरिए पर जरूर विचार कीजिएगा सभी। इस गहरे विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और उम्मीद है इस सफर ने आपके दिमाग के काफी ताले खुले होंगे। संशय और कानून की इस दुनिया से आज विदा लेते हैं। अगले ऐसे ही किसी गहरे और रोमांचक विश्लेषण में आपसे फिर मिलने का वादा करते हैं। तब तक के लिए सीखते रहिए और सोचते रहिए।